आप लोग चलिए लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर अपने माइंड को अनलॉक करके रखिए। तो आइए वंस अगेन मैं पूरे जोश उमंग के साथ आप लोगों को फिर से क्लास की शुरुआत मोटिवेशन के साथ मोटिवेट करते हुए आप लोग को आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी को लेकर चलते हैं और आप उसको सुनकर शायद आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन मिले और आप उससे सीख सकें। तो आइए, एक बार की बात है, 4 दोस्त नौकरी की तलाश में निकल गए। कौन तलाश में? नौकरी की तलाश में। उनकी इच्छा थी कि बहुत बढ़िया नौकरी करें, और इच्छा जब होती है, जब तीव्र इच्छा होती है तो कुछ भी किया जा सकता है, और नौकरी तो बड़ी मिलती ही है। चलते चलते कहीं नौकरी ना मिली, सब हरास हो चुके थे, थक गए थे, निराश हो चुके थे। उनके पास कुछ नहीं था खाने को। कुछ रोटियां उन्होंने अपने टॉवेल में बांध लिया था। उस रोटियां को एक जंगल से गुजरते समय रोटियां को निकाल कर खाना शुरू कर दी। सब लोग सूखी रोटियां खा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो सूखी रोटियां तो खा रहा था, लेकिन अपने टिफ़िन समझते हैं ना, टिफ़िन से बार बार हाथ उसमें रोटी को तोड़ता और टिफ़िन में हाथ डालता, और उससे पता नहीं कुछ ले रहा था या ना ले रहा था, कुछ लेकर वो खा रहा था। सब कुछ ही दूर की डिस्टेंस में बैठे हुए थे, थोड़ी सी डिस्टेंसिंग उनके पास थी। चारों दोस्त में से एक दोस्त बार बार देख रहा था कि सब लोग तो रोटियां लेकर चले थे, तो ये बार बार टिफ़िन से क्या निकाल कर खा रहा है साथ में रोटी के साथ। उसे रहा ना गया। उन्होंने सोचा कि मैं जो केवल सूखी रोटी जो खा रहा हूँ, चलते हैं देखते हैं उसके पास है क्या। तो वह दोस्त से पूछता है, भाई तुम उस टिफ़िन से क्या साथ में खा रहे हो, कुछ मुझे भी तो दो, क्या लाए हो, चुपके से तुम हमें बताया नहीं। तुमने तो रास्ते में कहा था कि केवल रोटियां लेकर चल रहा हूँ, और सब दोस्त तो रोटियां ही लेकर चले थे, फिर तुम टिफ़िन से खा क्या रहे हो। वो दोस्त मुस्कुराते हुए बोलता है कि भाई मेरे टिफ़िन में कुछ नहीं, बस मैंने उस टिफ़िन में एक पिक्कल मान लिया, मैंने अचार मान लिया, उस टिफ़िन में एक अचार रखा हुआ है, और उसी अचार को मैं मानकर उसमें टिफ़िन में रोटियां का टुकड़ा ले आकर रखता हूं और उसे उठाकर खाता हूं, ताकि अचार का अनुभव मुझे प्राप्त हो। दोस्त हंसा, ठहाके लगाकर हंसा। आप भी हंस रहे होंगे। चलिए, ज़रूरी है लाफिंग, ज़रूरी है। जब तक हंसेंगे नहीं, माइंड नहीं खुलेगा। वो जब हंसता है, खूब ठहाके लगाकर हंसने लगता है। बोलता, तुम हंस क्यों रहे हो? बोला, यार जब तुमने मान ही लिया कि उसमें अचार है, तो तुम इतना छोटा सा चीज़ क्यों माना? जब तुम्हें मानना ही था कुछ बड़ा मान लो। छेना खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, बड़े बड़े पकवान खा रहे हैं, तो माना तो एक पिक्कल अचार मान लिया। जब मानना ही है तो बड़ा चीज़ मानो। उसी प्रकार से आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ठानते हैं या मानते हैं तो छोटा क्यों मानते हैं, कुछ बड़ा मानो। जब मानना ही है तो छोटा क्यों, बड़ा मानिए। तो चलिए, हम लोग बड़ा तो मान लिए ना, दिमाग को खोलिए और बैठे मत रहिए, कुछ करिए। मान लिए तो अब चलिए टॉपिक की ओर मैं चल रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए गाइस, आप लोग मान तो लिए, अब चलते हैं हम लोग। उस टॉपिक को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ जो लाइव के दौरान आप लोग को असुविधा हुई है। मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपके लिए दिन भर काम करने लिए तैयार हूँ। आप तो तैयार हो जाइए। मैं आपको लाइव भी आऊँगा और साथ साथ रिकॉर्डेड भी दूँगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। आप दोबारा देखिए, 10 टाइम्स पढ़िए, 20 टाइम्स पढ़िए, पर हारिए मत। थक कर बैठना मना है। आइए, टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य की 2 घटनाएं। तो गाइज आइए हम लोग जानते हैं कि टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर में हमने क्या पढ़ाया था। आज जो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन कंडीशनल है किस पर? कंडीशनल बहुत तरह के कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, लेकिन यहाँ जो कंडीशनल पढ़ाने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। पहले
मेरा कहना है कि जब एक साथ भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र किया जाए, दो घटना एक साथ जिक्र किया जाए, दोनों जब एक साथ जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा रहेगा, वह कंजंक्शंस होगा, ठीक है। क्योंकि बिना कंजंक्शंस के सहारे जोड़े आप नहीं रख सकते हैं। जब भी एक से अधिक शब्द या सेंटेंस अगर रखते हैं तो उसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए एक शब्द आता है, इसका नाम होता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो होता है वह वास्तव में रियल टू प्रकार से होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। एक का नाम जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा का नाम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो चलिए हम लोग वो तो जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले यहाँ हम लोग फोकस करते हैं। यानी हम लोग जो है जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र, भविष्य की दो घटनाओं की चर्चा एक साथ किया जाए, एक साथ भविष्य की दो घटनाओं की चर्चा एक साथ किया जाए और उनमें से कोई एक घटना शर्त बता दे, कंडीशन बताए और दूसरा परिणाम यानी रिजल्ट बताए, तो याद रखिएगा जो कंडीशन बताएगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं और जो रिजल्ट बताता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। मैं लिख रहा हूँ, उसको आप गौर से रोक कर पॉज करके लिखिएगा, अच्छा से पढ़िए, दिखाई देना चाहिए आप लोग को। बोर्ड दिख रहा है ना? चलिए, 2 है, 2 एक्शंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य की दो घटनाएं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जाए, क्या घटना? दो घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जाए तथा उनमें से कोई एक घटना, कोई भी एक घटना शर्त यानी कंडीशन दिखाई दे रहा है ना, जबकि दूसरा परिणाम व्यक्त करे, दूसरा क्या व्यक्त करे? परिणाम। तो उसे दूसरा परिणाम यानी रिजल्ट व्यक्त करे। यानी कंडीशन, शर्त को कंडीशन बोलते हैं, परिणाम को रिजल्ट बोलते हैं। परिमाण नहीं, परिणाम। परिमाण अलग चीज़ होता है और परिणाम अलग चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना गलतीपूर्वक परिणाम को परिमाण बोल दीजिए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ठीक है। जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जाए तथा उनमें से कोई एक घटना कंडीशन बताए और दूसरा रिजल्ट बताए, रिजल्ट व्यक्त करे, तो कंडीशन तो क्या? कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं एंड रिजल्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। पहले सुन लीजिए कि जब कभी भी एक साथ फ्यूचर की दो घटनाओं को जिक्र एक साथ किया जाए, उनमें से एक घटना, कोई एक घटना, अगर कोई एक घटना कंडीशन व्यक्त करे और उनमें से दूसरा घटना रिजल्ट व्यक्त करे, तो कंडीशन वाले घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं, कंडीशन वाले घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं, जबकि रिजल्ट वाले घटना को फ्यूचर इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं। अब जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सॉल्यूशन क्या हो तो जानते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सॉल्यूशन क्या वो भी आपको पता चल जाएगा। अब कंडीशन और रिजल्ट को एक साथ मैं बाइंड करूंगा, एक साथ मैं जोड़ने वाला हूं, तो आप लोग देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद शैल बी, V1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शैल बी के बाद बहुत लोग बी का ध्यान में रखे होंगे, बी लगाते हैं। जी हाँ, बी लगाते हैं कब? जब वर्ब नहीं आते हैं, तब वर्ब नहीं आते हैं, कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जब आ जाएगा ना,
तो उसके आगे बी लगाते हैं, क्योंकि बी लगाने के बाद वह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भर बन जाते हैं। जैसे डॉक्टर का भर बी ए डॉक्टर, डॉक्टर मैंने खाली डॉक्टर हो गया, बी ए डॉक्टर में डॉक्टर बनना या होना हो गया, तो भर बन जाता है, क्योंकि सेल विल हमेशा अपने बाद V1 खोजती है। आपको पहले ही मैं चर्चा कर दिया हूँ, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सेल विल के बाद हमेशा V1 चाहिए, भर अगर नहीं मिलेगा तब बी लगाइएगा। जैसे अगर टीच आ गया तो टीच तो भर है, तो अब बी नहीं लेगा। अगर रहेगा फार्मर या स्टूडेंट, तो ये दोनों जो था नाउन था, तो जब नाउन है तो उनके साथ बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेल विल के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, और भर जब ना मिले तो बी के सहायता से उस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को भर बना दिया जाता है, भर बना दिया जाता है। हाँ, तो इसलिए बी लगता था। यहाँ आपको बी आएगा तब जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब लगाइएगा। यानी जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जाए, उनमें से कोई एक घटना शर्त बताए, दूसरा परिणाम बताए, तो शर्त वाली घटना को कंडीशन घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करें। ठीक है, तो व्यक्त कर लेंगे। याद रखिए, कंडीशन शर्त वाले घटना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट वाले घटना, फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए रोक कर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा भी। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? यदि तुम मेरे पास आओगे, सेंटेंस नंबर 1, मैं तेरी मदद करूंगा, सेंटेंस नंबर 2। दिखाई दे रहा है ना? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। क्वेश्चन है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। आप कंडीशन ये दे रहे हैं कि यदि तुम मेरे पास आओगे तब मैं तेरी मदद करूंगा। इसका मतलब यदि आओगे तब तुम्हारी मदद करूंगा, जाकर मैं नहीं करने वाला हूं। कंडीशन है, शर्त दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तब मैं तेरी मदद करूंगा, अन्यथा मैं मदद नहीं करने वाला हूं। कंडीशन दिया जा रहा है, तो कंडीशन कौन सा वाक्य में है? यदि तुम मेरे पास आओगे, यानी इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे। और जो परिणाम है, तब मैं तेरी मदद करूंगा, परिणाम है रिजल्ट, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, दिखाई देना चाहिए आप लोग को, दिख रहा है ना? चलिए, ये तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो आइए, यदि के लिए क्या हो गया? इफ, है ना? सब्जेक्ट कौन है? यू। कंडीशन वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 या V5 लगाएंगे, तो यू के साथ V1 लगाएंगे। कम, है ना? इफ यू कम, किसी का पास आना है, किसी का जाना, तू लेती है, कम टू मी। ठीक है, तो रहेगा, कॉमा दीजिएगा। देन लगता है भी, जरूरी नहीं देन लगाए, कॉमा से निकल सकते हैं। मॉडर्न में कॉमा ही चलता है ज़्यादा, ऐसे देन निकलती है। ठीक है, इफ यू कम टू मी, तो मैं तेरी मदद करूंगा। रिजल्ट है, फ्यूचर है, फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाएंगे। विल भी सही है, शैल भी सही है, दोनों सही है। अंतर की विल लगा दिए तो उस पर ज़्यादा फ्रेश पड़ गया, यानी डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ संकल्प, यानी पक्का यदि आओगे तो तेरी मदद करूंगा हो जाएगा, और कुछ अंतर नहीं है। अर्थ में कोई सेंस केवल बदलेगा, और जो सेंटेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आई शैल हेल्प यू। अभी केवल एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए। अभी देखिए तो जरा, जब तक देखेंगे तब सीखेंगे कैसे। यदि राधा ना, इसको ऐसा नहीं केवल एक ही टाइप से बना सकते हैं, और भी ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि मतलब जैसे बना दिया वैसे ही सेट हो, नहीं। आप पहले रिजल्ट भी रख सकते हैं, आप कंडीशन को बाद में ले जा सकते हैं, नियम वही रहेगा, बस सेंटेंस का जो है ना आपका अरेंज चेंज होगा। यानी आप रिजल्ट पहले बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। पहले रिजल्ट बनाइए, मैं तेरी मदद करूंगा, उसको इधर रख सकते हैं, आई शैल हेल्प यू, है ना? अब कॉमा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ इफ जो है एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो यानी जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का काम, जब सेंटेंस को बीच में और जोड़ने वाला मिल जाए तो कॉमा देने की आवश्यकता नहीं है। यानी इफ, अब इधर आती है यू कम टू मी, देख रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के पास? नहीं ना? चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि राधा
नाचेगी तो मैं ताली बजाऊंगा। तो मैं क्या, यदि राधा नाचेगी तब मैं ताली बजाऊंगा, कोई दूसरा और नहीं कि राधा नाचे, कंडीशन ही राधा नाचेगी तब मैं ताली बजाने वाला हूं। यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ राधा, राधा साहब डांस हो गया, डांसेज होगा, डांसेज कौन देखिए, आई सेल क्लैप, देख रहे हैं ना। देखिए अगला, यदि तुम मन से पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। देखिए जितना देखिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। यदि तुम मन से पढ़ोगे, पढ़ोगे तभी पास करोगे। इफ यू, यू के साथ जीवन लगेगा, रीड मन से पढ़ना का अटेंटिवली, ATTENTIVLY, ठीक है। यू विल पास, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉपी कर लीजिएगा रोक कर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और नया एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं आप लोगों को जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए हम लोग वंस अगेन सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ नया, कुछ हटकर। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? चलिए दिखना चाहिए। हाँ, लगे रहें, जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं, और पाना चाहते हैं तो लगे रहेंगे। चलिए कुछ नया चलते हैं हम लोग। तो इसे भी जान लो, सॉरी दिख रहा है ना आप लोग को, नो इट टू, इसे भी जाने। क्या जानकारी प्राप्त करना, ध्यान दीजिएगा, सबको दिखना चाहिए। जब कंडीशनल सेंटेंस के सब्जेक्ट यदि यू आए, क्या है यू आए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना जरूरी है आप लोगों के लिए। जब कंडीशनल सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन आ जाए, यू आए, कौन आए, यू आए, तो कंडीशनल सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस, आखिर इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस आप लोग कल से पढ़ने वाले हैं लाइव, सॉरी रिकॉर्डेड में, लाइव में तो आप लोग टेंस चलते रहेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या, इंपरेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते हैं, आगे कल जानकारी मिलेगी। यानी जब, क्योंकि यू छुपा, यू एक सब्जेक्ट रहता है जो छुपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी यू छुपा रहता है, इसलिए अगर यू आल रहेगा कंडीशनल सेंटेंस का सब्जेक्ट का ही, सब्जेक्ट अगर यू रहेगा तो आप कंडीशनल सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बनाने का विधि चेंज कर रहे हैं, द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंडीशनल सेंटेंस जो रहेगा उसका अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो आप इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस भी कंडीशन बता देता है यहाँ, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। तथा रिजल्ट वाले पार्ट को एंड से जोड़ दें, किसे जोड़ दें, एंड से जोड़ दें। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए हाँ, कह रहे हैं कि जब कंडीशनल सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट यू नामक प्रोनाउन हो, ठीक है, कौन नामक, यू, तो उस कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ लगा रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का सहारा लेंगे एंड डायरेक्ट वर्ब से शुरू कर देंगे, ठीक है, और रिजल्ट के साथ एंड जोड़ देंगे। बहुत ही फंटास्टिक, ध्यान दीजिएगा कैसे। अभी अभी क्वेश्चन कुछ आया होगा, यदि तुम पढ़ोगे, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे, तो तुम क्या करोगे,
पास करोगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा, आप लोग पूरा पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। तो अभी अभी बनाया था आप लोगों ने, फिर से बना कर देखते हैं। इफ़ यू, है ना, रीड, है ना, यू विल पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको बना सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अगर यू सब्जेक्ट आए है, ये है यू है ये सब्जेक्ट, तो उसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का माध्यम यानी कि सब्जेक्ट और इफ जो है गायब हो जाएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं। रीड एंड, यहाँ एंड से व्यक्त कर दें, रीड एंड यू विल पास। यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं, रीड एंड यू विल पास, रीड एंड यू विल पास। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। चलिए, यानी कंडीशनल सेंटेंस में अगर यू सब्जेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट आप इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से शुरू होता है वाक्य, और अदर बद या ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर बड या ऑब्जेक्ट रहेगा, दे देंगे, नहीं है नहीं देंगे। रीड एंड यू विल पास। और भी देखते हैं, देखिए जितना देखिएगा उतना मजा आएगा आप लोग को। देखिए दूसरा, यदि तुम मेरे पास आओगे, दिख रहा है ना, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले दोनों तरीके से बना लीजिए। इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। यहाँ शैल की जगह और विल भी रहेगा तो गलत नहीं है। याद रखिए, जब पूरी आप उसके लिए, जब यदि तुम आओगे मेरे पास तो मैं तेरी मदद करूँगा, यदि आप डिटर्मिनेशन बता दिए, यदि पक्का आप उसकी मदद करेंगे, अगर डिटर्मिनेशन रहेगा तो आप शैल की जगह और विल भी लगा दें। खाली बस सेंस में अंतर है, दोनों के प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे शैल की जगह और विल लगा देंगे, केवल सेंस बदल जाएगा हल्का सा। इसको ऐसे बना सकते हैं, या आप कंडीशन सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है तो आप डायरेक्ट कम से बनाइए, कम टू मी, यहाँ एंड जुड़ जाएगा, रिजल्ट में एंड जोड़ना है, एंड आई शैल हेल्प यू। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुझे आजादी दूंगा। है ना, ये तुम मुझे खून दोगे। पहला, इफ यू गिव मी ब्लड, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। इफ यू गिव मी ब्लड, आई विल लगेगा, यहाँ थोड़ा सा डिटर्मिनेशन बता रहा है, विल लगाइएगा। आई विल गिव यू फ्रीडम, यहाँ संकल्प है, जो आप ये नारा तो आप लोग जानते होंगे किसने दिया था। पता है ना आप लोग को। पूरा टॉपिक आज खत्म करना है, भागिएगा मत। आपको भागना नहीं है, आप डरपोक नहीं हैं, आप बहादुर हैं। बहादुर हैं और बहादुर कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। इसका दूसरा तरीका बना सकते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट गायब कर दिए, इफ़ यू, यानी ओनली गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप देखें कितना अच्छा लगा, कौन अच्छा लग रहा है आप लोग को, लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए गाइस, आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ एक कंडीशन भी है कि सब्जेक्ट, कंडीशन का सब्जेक्ट कौन होना चाहिए, यू होना चाहिए। चलिए अब आ रहा हूँ मैं। अब जानते हैं कंडीशन वाले वाक्य की शुरुआत कैसे होती है। कंडीशन वाला शुरुआत कौन कौन कंजक्शन से हो सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे कंजक्शन से, कुछ इंपॉर्टेंट मैं कंजक्शन के जानकारी दूंगा। कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, जैसे इफ से होगी,
या इनकेस से होगी। इसका मतलब अगर या यदि होता है ना। अनलेस यदि नहीं, है ना। अनटिल जब तक नहीं। ठीक है। वेन जब, वेन ईवर जब कभी भी। दिखाई दे रहा है ना आप लोग, सब कॉपी करना है आप लोग को और पढ़ना भी है। एज सुन एज, ज्यों ही। एज लॉन्ग एज, जब तक। देख रहे हैं। आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले। इस तरह से इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल, वेन, वेन एवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर या कोई भी डब्ल्यू वर्ड से शुरू होने वाले शब्द भी जब कंजक्शंस यानी कह सकते हैं कंजंक्शंस की तरह काम करेंगे तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से एटसेट्रा एडिसी। समझिएगा। इफ या इन केस, यदि अगर, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरी मदद करूंगा। अनलेस यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल कर जाओगे। अनटिल जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वेन यानी जब मैं 20 का हो जाऊंगा या जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। वेन ईवर जब कभी वो आएगा तो मेरे लिए मिठाई लाएगा। एज सुने जो ही वह मुंबई पहुंचेगा मुझे फ़ोन करेगा। एज लोग हैं जब तक वह मुझे फ़ोन नहीं करेगा तब तक मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। आफ्टर सूरज निकलने के बाद मैं रवाना होऊंगा। बिफोर सूरज डूबने के पहले मैं चलाऊँगा। तो सभी सेंटेंस में मैंने यूज़ करके दिखा दिया। अब कंडीशन यानी कंडीशनल, इससे जहाँ शुरू होगा कोई सेंटेंस, इसके बाद अगर सेंटेंस जो भी आएंगे तो इनके बाद वाले सेंटेंस अगर फ्यूचर की दो घटना व्यक्त किया जाए और इनके बाद कोई सेंटेंस यूज़ करना है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करिएगा। ठीक है। देखिए अभी चलते हैं। आइए ज्यों ही वह मेरे पास आएगा, ज्यों ही वो मेरे पास आएगा, दिख रहा है ना आप लोग को। ज्यों ही मेरे पास आएगा मैं उसे एक उपहार दूंगा। कंडीशन है कि जैसे ही वो मेरे पास आएगा उसको मैं एक क्या दूंगा, उपहार दूंगा, है ना। ज्यों ही, एज सुन एज, फ्यूचर में है ना, दूंगा यानी फ्यूचर की घटना चर्चा कर रहे हैं। एज सुन एज आई, एज सुन एज आई, सॉरी वह आएगा ना। एज सुन एज ही के साथ भी फाइल हो गया, कम्स टू मी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एज सुन एज ही कम्स टू मी आई शैल या विल गिव हिम अ प्रेजेंट। ठीक है, आई शैल गिव हिम अ प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम लोग इसके नेगेटिव वगैरह के बारे में जानते हैं। शैल विल अगर प्रयोग करिएगा तो शैल विल में अंतर ही है। अगर जिसके साथ आप लगाना चाहते हैं शैल विल आई भी के साथ लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, शैल लगता है आई भी के साथ। लेकिन अगर उसको उल्टा करेंगे तो वह निश्चित यानी कह सकते हैं वह पक्का वादा, इरादा, दृढ़ संकल्प बता देगा। मतलब अगर जैसे ही वो मेरे पास आएगा मैं उसे उपहार दूंगा, पक्का अगर बताना चाह रहे हैं तो शैल की जगह पर विल लगा सकते हैं। वह बोलने के वक्त आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप पक्का करने वाले हैं या कच्चा करने वाले हैं। पक्का है तो पका दीजिएगा। ठीक है, आइए नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ख़त्म करूंगा आज पूरा टॉपिक। नेगेटिव कुछ नहीं है, देखिएगा। यदि तुम
नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे। कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं है। कंडीशन, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं करोगे। कंडीशनल सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में, दो सेंटेंस अलग अलग है, याद रखिएगा। ऐसा सोचिएगा एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड लगा हुआ, नहीं, ये सेंटेंस अलग है, एक सेंटेंस अलग है। एक सेंटेंस में दो निगेटिव नहीं लगता है, यानी ए सेंटेंस में दो निगेटिव नहीं लगा सकते, एक निगेटिव है, एक निगेटिव इसमें है, अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग निगेटिव है। तो आइए, यदि का क्या हो गया, इफ यू सब्जेक्ट। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में समय डू डज एक्सक्लूसिव वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, ये आपको पता है। तो डू डज के सहारे एकदम पक्का लेना ही है। यानी इफ यू डू नॉट, यू से डू लो लगेगा ना, रीड, तुम नहीं पास करोगे फ्यूचर में, यू विल नॉट पास। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको और भी बना सकते हैं। एक बताए थे कि यदि नहीं का एक स्पेलिंग अभी बताए थे कुछ देर पहले, आप मीनिंग आया था चाहिए, यदि नहीं का अनलेस, ठीक है, अनलेस यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास। क्या एक गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। जब अनलेस लगा दिए तो नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे देखिए दो निगेटिव आ गए, एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव, यानी ये ध्यान देना है आपको कि जब अनलेस लग गया कोई, इसमें दो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल मैंने ऊपर बताया था वर्ड में, एक अनटिल और एक अनलेस, ठीक है, उसमें निगेटिव का इस्तेमाल ना करें। अनलेस लगा दिए तो नोट नहीं लगाना है, यानी गलत है। सही रूप होगा अनलेस यू, अनलेस लगा दिए तो यू के बाद नोट नहीं लगेगा, जब नोट नहीं लगेगा तो डू डज भी नहीं आएगा, क्योंकि डू डज का प्रयोग तब होता है जब निगेटिव बन रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है तब, या इनडायरेक्ट V1, अनलेस यू रीड यू विल पास, सॉरी नॉट पास। दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसा ही होगा। दूसरा और देखिए, यदि राधा नहीं आएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। कंडीशन है कि यदि राधा नहीं आएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। इफ राधा डू नॉट या डज नॉट कम टू मी, दिख रहा है ना, राधा के साथ V1 V5 लगेगा, कम हो जाएगा, डज लग गया तो कम, टू मी, आई सेल नॉट ईट, या अनलेस कर बनाइएगा तो बहुत अच्छा है। अनलेस लगा दिए तो नोट हटेगा, है ना, और नोट हटेगा तो डू डज हटेगा, है ना। जब डू डज हटेगा तो डज है, V5 का रूप है, तो डज तो अपना इफेक्ट तो दूसरा में लाएगा ना, अपना इफेक्ट आने वाला भर पर पड़ेगा, यानी डज का इफेक्ट कम पर पड़ेगा, तो राधा के साथ कम्स हो जाएगा, यानी अनलेस राधा कम्स टू मी आई सेल नॉट ईट। देखें आया ना मज़ा। ये टॉपिक अब आए हैं इंट्रोगेटिव में, मैं इन कर गया हूँ इंट्रोगेटिव में। चलिए बने रहिए मुझसे हटिएगा मत, अगर हट गए तो समझिए ज़िंदगी का, लाइफ का एक पार्ट आपका कट गए। सीखना है तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा, सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, और कुछ करना है तो कुछ आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। चलिए, इंट्रोगेटिव का कुछ कमाल ही अलग है। इंट्रोगेटिव में बहुत बच्चे इससे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? देखिए बउआ, ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या देने की आवश्यकता है? ध्यान दें। क्या दे? ध्यान दे, ध्यान नहीं, ध्यान दे, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाना हो कौन ऐसे वाक्य का जो ऊपर पढ़ रहे उसके लिए मैं दे रहा हूं। जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो रिजल्ट वाले पार्ट पहले आएंगे। बउआ ध्यान दीजिएगा कि जब दो फ्यूचर की घटना का उल्लेख किया गया हो और उसका इंट्रोगेटिव बनाना रहे तो रिजल्ट वाले पार्ट पहले आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस वाले पार्ट में हमेशा एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, और कंजंक्शन जब पहले आ गया है
आगे, तो इसका मतलब वह कहीं सेंटेंस में जुड़ना चाह रहा है, तो जुड़ने के लिए आया है, ना कि उसमें इंट्रोगेटिव लागू होगा। और उसके पहले जब कंजंक्शन आल है तो कैसे इंट्रोगेटिव लागू करिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि वह सेंटेंस वास्तव में जो आता है सेंटेंस के पीछे जुड़ने के लिए आता है, लेकिन हम लोग आगे उसको इफ़ का प्रयोग आगे करके भी करते हैं, ये सारे शब्द का प्रयोग आगे करके करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो शुरू में ही केवल जोड़ने के लिए बीच में ही आते हैं, वो आगे आकर आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो रिजल्ट वाले पार्ट पहले आएंगे। जैसे आइए, पहला इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव दोनों ही हैं, एक साथ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि तुम नहीं पढ़ोगे, एकदम सिंपल सेंटेंस, तो क्या भगवान तेरी मदद करेगा? कितना अच्छा बात। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या भगवान तेरी मदद करेगा या करेंगे, है ना। कंडीशन, रिजल्ट, तो याद रखिए जब ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, कंडीशनल सेंटेंस से जुड़े हुए सेंटेंस के साथ अगर इंट्रोगेटिव रहे कंडीशनल सेंटेंस में, तो आप इंट्रोगेटिव पार्ट रिजल्ट में लागू करेंगे और वो पहले आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या भगवान तेरी मदद करेगा बनेगा पहले, और रिजल्ट है, रिजल्ट को शैल विल से शुरू करेंगे, यानी विल गॉड हेल्प यू। देख लीजिए, विल गॉड हेल्प यू, अभी जोड़ दीजिए, इफ़ जोड़ने का काम कर दिए, इफ़ यू डू नॉट रीड एंड द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, विल गॉड हेल्प यू। देख लीजिए, पहले क्या भगवान तेरी मदद करेंगे, तो रिजल्ट वाला पहले आ रहा है तो शैल विल बाहर होगा, गॉड लगा दिए, हेल्प यू आ गया, कंडीशन बीच में जोड़ रहे हैं, इफ़ यू नेगेटिव है, डू नॉट डज नॉट लगाइएगा तो यू का डू नॉट रीड हो गया, या इफ़ के जगह पर अनलेस लगाइएगा तो डायरेक्ट रीड हो जाएगा, कोई दिक्कत। डब्ल्यू क्वेश्चन भी इसी में बताते हैं। इसी तरह से आप कई को सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखिए डब्ल्यू क्वेश्चन आप ये सब के बारे में कितना बार पढ़ चुके हैं, एकदम सिंपल वही सेंटेंस थे। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसे पास करोगे, है ना, कैसी। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसे पास करोगे, कंडीशन उधर जाएगा, रिजल्ट इधर आएगा, तुम कैसे पास करोगे, हाउ आ रहा है ना, हाउ, तुम हाउ विल यू पास इफ, है ना, तुम नहीं पढ़ोगे, इफ यू डू नॉट रीड एंड द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों को पूरा सेंटेंस, पूरा जो सेंटेंस दिखाया अरेंज करके वो ध्यान से बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, बताइए, समझाइए और उन्हें भी गाइड दीजिए ताकि वो घर बैठे लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही जानदार साबित होगा और आप लोग इसे कॉपी करिए। ओके, दैट्स ऑल।